नमस्ते, राम राम। इस वक्त आप सभी हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। अब राज्यसभा चुनाव में जो सरगर्मियां हैं वो हम सुबह से ही देख रहे हैं और कांग्रेस में फिलहाल जो हो रहा है वो हमने पिछले कई महीनों से ही देखना शुरू कर दिया है। आज जो गहमा गहमी रही उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री साहब जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज हरियाणा में जो सियासत की तस्वीर रही, आपके नजरिए में वो किस तरह की तस्वीर है या आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सोनिया जी, हरियाणा में जो आज राज्यसभा का चुनाव हुआ है, इसमें एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, बड़ी साफ हो गई शीशे की तरह, कि हरियाणा की सियासत इस राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम ऑल हो गई है। ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जेजेपी वर्सेस कांग्रेस या आईएनएलडी वर्सेस कांग्रेस नहीं हुआ, ये सारे वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो गई है। आप देखिए, जिस आईएनएलडी का विभाजन होकर के जेजेपी और बीजेपी आईएनएलडी अलग अलग बनी, आज वही दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई। और किसके कहने से? वो कैंडिडेट किसका है? वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है। सोनिया जी, इसके अगर दूरगामी मायने आप देखेंगे तो बहुत गंभीर मायने हैं, केवल ये राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। देखिए, आज अगर एक आउटसाइडर कैंडिडेट जो ना तो बीजेपी का मेंबर है, जो ना जेजेपी का मेंबर है, ना आईएनएलडी का मेंबर है, उसके लिए अगर ये तीनों पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं, तो 2024 के विधानसभा चुनाव में आपको कोई कारण लगता है कि आईएनएलडी उनको समर्थन नहीं करेगी? एक पहला सवाल ये। और इस चुनाव में जिस तरीके से, देखिए, एक तो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस ऑल, मैंने कहा तीन पार्टियां और इंडिपेंडेंट। अगर कांग्रेस के भी बहुत सारे खेमे आप देखेंगे, वो भी ये देखिए, बेशक उन्होंने वोट कांग्रेस कैंडिडेट को डाला मजबूरी से, लेकिन उनमें से भी बहुत लोग अंदर खाने ये चाहते हैं कि किस तरीके से अजय माकन हार जाए और जो भूपेंद्र हुड्डा की जो कांग्रेस के अंदर मोनोपोली है वो खत्म हो जाए फॉर द टाइम भी। तो अगर कहीं भूपेंद्र हुड्डा ये चुनाव हारते हैं तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन अगर कहीं वो जीत गए तो वो वन मैन अपोजिशन हो जाएंगे। तो इस चुनाव के जो मायने हैं सोनिया जी, वो दूरगामी मायने होने वाले हैं। आज शाम को 5 बजे पिक्चर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम क्रॉस वोटिंग की भी बात करेंगे सर। अब जैसे कि ये जिक्र आ रहा बार बार कि कुलदीप बिश्नोई जो हैं, अब उनका वोट रद्द हो गया है, या फिर पहले से ये है कि उन्होंने वोट किसी और को दिया है। तो इस तरह की जो सुर्खियां आ रही हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कैसा किया जा सकता है? सोनिया जी, इसमें जो असली बात निकल के आ रही है, देखिए, सब जितने भी सोर्सेज हैं मेरे, हाईली प्लेस सोर्सेज, विधानसभा के अंदर, एमएलए के अंदर, अपने जर्नलिस्ट साथी बहुत सारे वहां पे मेरे साथी हैं, सबसे बात की मैंने। एक तो कोई भी ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि क्रॉस वोट किया है कि नहीं, क्योंकि वो तो काउंटिंग में ही सामने आएगा। तो उसको जांचने का एक तरीका रहता है सोनिया जी। वहां जो अपना किसी भी पार्टी का ऑथोराइज्ड एजेंट रहता है राज्यसभा चुनाव में, उसको आप अपनी वोट दिखाते हैं डाल के, उसके सामने फोल्ड करते हैं। तो अभी तक कांग्रेस के जो विवेक बंसल वहां पर ऑथराइज्ड एजेंट थे, उन्होंने भी ऑफिशियली वो अपने जो प्रोटेस्ट होता है या जो रिपोर्ट करना होता है वो रिपोर्ट नहीं किया है। तो इसमें दोनों ही बातें हो सकती हैं। या तो कांग्रेस इसको दबा के रखना चाहती है शाम को 5 बजे तक, और दूसरा कारण ये हो सकता है, जो मैं जोड़ पा रहा हूं चीजों को, क्योंकि हम 20-25 साल से पत्रकारिता में यही सब चीजें कोरिलेट करके देख रहे हैं। जिस तरीके से इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओम प्रकाश धनखड़ और अनिल विज बलराज कुंडू के फ्लैट पे बैठे हुए हैं और उसको मनाने के बाकी 89 ने वोट डाल दिए हैं और अकेले बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला। इसका मतलब साफ है कि अब तक के हालात में तो कार्तिकेय शर्मा चुनाव नहीं जीत रहे। इसको हम किस रूप में देखेंगे वो डिपेंड करेगा। नहीं, अदरवाइज मुझे बताइए, अगर धनखड़ और अनिल विज तो होम मिनिस्टर है भाई, वो किस लिए गए वहां पर? उसका मतलब बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं कार्तिकेय की जीत में उनको गुंजाइश है और यहीं से भूपेंद्र हुड्डा की जीत की संभावना है, जो उन्होंने हाल ही में दावा किया अभी 2 मिनट पहले, वो दावा भी पुख्ता होता है। तो उन्होंने क्रॉस वोट अगर किया होता तो निश्चित तौर पर विवेक बंसल हरियाणा के प्रभारी भी है, वो 1 मिनट के अंदर उस वोट को कैंसिल कराते, और नहीं कराया तो हो सकता है वो भी एक रणनीति हो। जिस तरीके से अभी धनखड़ और विज बैठे हैं बलराज कुंडू के यहाँ, ये भी तो हो सकता था ना कि भूपेंद्र हुड्डा और उदय मान बैठे होते, वो तो नहीं बैठे। तो ये बिटवीन दी लाइंस का खेल है सोनिया जी, ये शाम को 5 बजे क्लियर होगा। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का एक र्यूमर भी फैलाया गया है, या फिर एक तरह से ये भी जताने की कोशिश की गई है कि कुलदीप बिश्नोई नाराज थे और नाराज हैं भी। जो नाराजगी यहाँ उनके पहले वो बयान देते थे, लेकिन अब प्रतिक्रियाओं में उन्होंने जाहिर की, क्रिया प्रतिक्रिया में नाराजगी यहाँ सामने आई है। सोनिया जी, एक अपुष्ट खबर आई है अभी मेरे पास कि कुलदीप बिश्नोई की कल भी बात करवाई गई थी राहुल गांधी से, और आज उनको राहुल गांधी ने 5 बजे का मिलने का समय दिया है।
तो अगर ये बात सच है तो इसका मतलब फिर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, इसीलिए कांग्रेस के एजेंट ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई। और अगर शिकायत दर्ज कराई होती तो राहुल गांधी समय क्यों देते? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं, एक बात। और आज सुबह भी जैसे उन्होंने ट्वीट किया है, तो कांग्रेस पार्टी को प्रेशर में लेने की आज फिर कोशिश की। अगर आप मॉर्निंग का ट्वीट देखेंगे आप, मेरी अगला कदम मेरे पिछले से मजबूत हो, ये हो, बड़ा शायराना अंदाज में उन्होंने किया था। तो इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से अगर धनखड़ उनके घर बैठे हुए हैं और राहुल गांधी मिलने का समय दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ बात है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये सीट निकालती हुई दिख रही है। जब हम अब बात कर रहे हैं, अगर कहीं मान लो कुंडू वोट डालने चले जाते हैं, उसके बाद सिचुएशन क्या होगी वो फिर देखना पड़ेगा। अब तक की सूरत तो कम से कम यही कह रही है जो अपेरेंटली दिख रही है। तो सर यहाँ से ये भी है कि देखिए हमने अभय चौटाला साहब के बयान सुने। अजय चौटाला साहब तो शुरू से ही कह रहे कि देखिए जी हम तो निर्दलीय विधायक के साथ खड़े होंगे, जेजेपी विधायक भी उधर ही है। तो अगर इस पूरे समीकरण को देखें तो यहाँ से जेजेपी का जो पक्ष रहा है, जेजेपी का जो स्टैंड रहा है, उस पर हम सवाल खड़े भी कर सकते हैं। और जो परिस्थिति रही है उस परिस्थिति में ये भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है उनकी ओर से। उनके तो सामान्यतः यही जवाब आ रहे कि देखिए जी हमारा मन था हमने ऐसा कर दिया, हमारा जी चाहा तो हमने ऐसा कर दिया। तो कोई भी एक ऐसा मजबूत पक्ष या मजबूत तथ्य उनकी ओर से नहीं दिया जा रहा है। नहीं, इसका सूर्या जी कारण समझिए आप। अगर आप जब अलायंस के अंदर आप पार्टनर हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं सरकार में, आजकल तो उन्होंने पदों में भी बंटवारा शुरू करा दिया, ये मेरा चेयरमैन, ये आपका चेयरमैन, ये मेरा कमिश्नर, ये फलाना या कमिश्नर, आजकल ये हो रहा है। वो उसको टेका उसको टेका। अगर जेजेपी के पास इतना दमखम रहता अपने दम पर, तो वो राज्यसभा में अपना ही कैंडिडेट ले आते। वो अपना कैंडिडेट लेकर नहीं आए, वो एक थैले वाले बंदे को, एक थैलीधारी आदमी को लेकर के आए, ताकि अगर कहीं कोई खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत पड़े तो उसको भी वो मैनेज कर सके अक्रॉस पार्टीज। तो आप जानते हैं कुलदीप शर्मा कार्तिकेय के ससुर हैं, विनोद शर्मा उनके फादर हैं। तो विनोद शर्मा 2005 से लेके 2009 तक डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर जैसे रहे भूपेंद्र हुड्डा के रिजीम में। तो सारे विधायकों के अंदर कहीं ना कहीं उनका कनेक्ट है। इसी तरीके से कुलदीप शर्मा खुद स्पीकर रहे हैं, उनका भी कनेक्ट है, प्लस धनबल है। उसके अलावा बीजेपी का शक्ति है साथ में, सत्ता की शक्ति जिसको आप कहेंगे। तो अगर जेजेपी इतनी ही मजबूत होती, अपने दम पर उनको इतना ही वो होता, तो अपना कैंडिडेट खड़ा करते किसी सीनियर आदमी को। वो नहीं किया उन्होंने। तो एक ये लार्जर रणनीति है। और इसमें एक बात और भी स्पष्ट होकर आ रही है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेल को बिगाड़ना चाह रही थी संख्या बल में, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है और एक जो राज्यसभा की वोट है वो इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा में क्योंकि 31 था, बिल्कुल वाटर टाइट मेजोरिटी थी, तो इसलिए सारा ये एडवेंचर किया गया। अब इसमें शाम को हम 5 जो देख पाएंगे कि ये जो रूलिंग रिजीम है हरियाणा के अंदर, चाहे वो जेजेपी है चाहे बीजेपी है, ये उनका एडवेंचर रहा कार्तिकेय को वोट देना या मिस एडवेंचर रहा। और ये भूपेंद्र हुड्डा के लिए जीत का सेहरा लेकर के आएगा और आगे का रास्ता साफ करेगा, या इसमें कोई और भी खेल बाकी है, ये सोनिया जी शाम को 5 के रिजल्ट के बाद ही पता लग पाएगा। बिल्कुल सर, सवाल ये भी है कि देखिए भूपेंद्र हुड्डा साहब से जो कुलदीप बिश्नोई है वो लगातार नाराज चल रहे हैं, मतभेद भी नजर आए, मनभेद भी नजर आए। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की। इधर से बिश्नोई साहब कह रहे अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट दूंगा, उधर से हुड्डा साहब के बयान आ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये माने कि कांग्रेस के भीतर भी अभी भी कमान की जंग है, चौधर की जंग है, अभी भी है। सोनिया जी, ये आज की जंग नहीं है, ये 2009 से चली आ रही जंग है। जब हरियाणा जनहित कांग्रेस किस लिए बनाई थी उसने, कुलदीप बिश्नोई ने। बेसिकली जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो मैंने कुलदीप की फंक्शनिंग देखी आज तक, बहुत सारे साथी की रिजर्वेशन हो सकती है मेरी इस बात पे, कुलदीप बिश्नोई अपने आप को हाईली ओवररेटेड पॉलिटिशियन है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे आप एक बात बताइए, 2009 के अंदर कांग्रेस की 40 सीट आई थी और जो हजका थी, जो कुलदीप बिश्नोई जिसके सुप्रीमो थे, उसकी 6 सीट थी। वो सोनिया गांधी से भी मिले अहमद पटेल के थ्रू। कांग्रेस को 6 सीट चाहिए थी समर्थन, और आपके पास 6 थी, और सोनिया गांधी आपको डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार थी या नहीं थी, ये आप सब काफी सीनियर जर्नलिस्ट आप जानती हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम बनना स्वीकार नहीं किया, जो उनके लिए बेस्ट बेट थी उस टाइम पे। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि उसके 5 एमएलए भागे, वो सारे मंत्री बन गए। तो एक बात, तो जिसकी पार्टी आपने किसी स्टेज पे तोड़ी हो, एक पक्ष है वो। उसके बाद अब कुलदीप बिश्नोई अपने आप को सीधा हाईकमान से मिलके, चाहे किसी के थ्रू मिल रहे थे, जैसे मिल रहे थे, अपने आप को अध्यक्ष पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने हजका बनाई, या जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में थे 2004 में,
उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कहा, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, वो दोहराने की बात नहीं। और आज की तारीख में स्थिति यह है, जब उन्होंने अपनी पार्टी लड़ी बनाई 2009 में, तो उनकी 6 सीट आई। जो 2019 का चुनाव हुआ, पहले 18 के चुनाव में उनका बेटा हारा लोकसभा, उनकी कितनी वोट आई वो आप खुद देख लीजिए। फिर उनकी पत्नी हांसी से एमएलए थी। अगले इस चुनाव में 2019 में वो हांसी से चुनाव नहीं लड़ी, और उन्होंने जो अपना कैंडिडेट दिया वहां पर उसकी कितनी वोट आई, ये भी देखने की बात है। तो कुलदीप बिश्नोई अपने आप को बहुत ज्यादा हाईली ओवररेटेड लीडर जो वो हैं, और भूपेंद्र हुड्डा की एक चीज तो मानेंगे ना आप, कि उन्होंने इन सारी विपरीत, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कौन कौन था? भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ किरण चौधरी है, रणदीप सुरजेवाला है, कैप्टन अजय यादव है, कुलदीप बिश्नोई है, शैलजा है, सब खिलाफ है ना। उसके बावजूद भी उन्होंने उदयभान को अध्यक्ष बनवा लिया था। तो जब अब चुनाव नजदीक है, 2022 ऑलरेडी ऑन है, तो अब तो 24 तक नया अध्यक्ष आना नहीं, और पार्टी में अध्यक्ष एक ही हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री का दावेदार भी एक ही हो सकता है। तो ये सारी चीजें कुलदीप बिश्नोई को भी समझनी चाहिए, वो भी एक बहुत सीनियर लीडर तो ही। लेकिन हर चीज में अगर आप यूं लड़ते रहेंगे कि सीएम तो एक ही रहेगा ना भाई, दो तो नहीं हो सकते। तो या तो भूपेंद्र हुड्डा शुड कम टू टर्म्स और कुलदीप बिश्नोई शुड कम टू टर्म्स, नाइदर ऑफ देम विल कम। तो ये लड़ाई चलेगी और लंबी चलेगी। अब जब उदयभान यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सर, तो सवाल ये भी था कि कुमारी सैलजा भी दलित थी, उदयभान भी दलित हैं, तो हाईकमान की ओर से एक तरफ तो हुड्डा साहब को मनाया गया, दूसरी तरफ ये रहा कि जाट वोटरों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं हाईकमान की ओर से की गई। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं सोनिया जी जाति और धर्म के मतलब इस तरह की सियासत के मूल रूप से मैं खिलाफ हूँ। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, जो शब्द आपने प्रयोग किया, मैं नहीं करता इस शब्द को प्रयोग, फलाना वर्सेस फलाना, आई डोंट यूज इट। वो एक इट्स अ मैटर ऑफ एथिक्स, पर्सनल एथिक्स। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये सारा क्यों हुआ, एक चीज जो मेरी समझ में अब तक नहीं आई, इतने साल में 19-20 साल से कांग्रेस ही कवर की दिल्ली में बैठ के, अगर हरियाणा के अंदर एक सीट थी आपके पास, तो आपको रणदीप सुरजेवाला को आप राजस्थान से लड़ा रहे हैं, उनको हरियाणा से क्यों नहीं दिया? वहां पर कोई राजस्थान का आदमी सिलेक्ट होता। और कांग्रेस ने अगर टिकट देनी थी, मतलब शैलजा का एक नेचुरल क्लेम भी था। और जो मेरी जानकारी है, जब सोनिया जी ने उनका अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार किया था, तो उनको कमिट भी किया था कि हम आपको राज्यसभा में ले गए, क्योंकि वो पहले भी रही। किसी कारण से हाईकमान ने उनको टिकट नहीं दी। तो उसके बाद आप दिल्ली से एक आदमी लेके आ रहे हो और हरियाणा के आदमी को राजस्थान से दे रहे हैं। तो कांग्रेस में सोनिया जी कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शंस है, अंतर विरोध है, विरोधाभास है पूरी लीडरशिप के अंदर, और वो हाईकमान में भी। अब सुरजेवाला को अगर आप सोचिए हरियाणा से टिकट देते तो क्या होता? टिकट तो दी ना पार्टी ने, वही पार्टी, उनको हरियाणा से टिकट क्यों नहीं दी? क्योंकि निश्चित था कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। तो कांग्रेस को जो ये अपनी इंटरनल कंट्राडिक्शन है इसके साथ उसको एड्रेस करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, अगर उनको सफल होना है। और जहां तक जो आपने जाति की राजनीति की बात की, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है, इस पूरे प्रकरण में जो पिछले दौर में आप देख रही है, जिस तरीके से जेजेपी क्या कहती थी चुनाव से पहले, अब की बार बीजेपी यमुना पार, और खुद जाके समर्थन दे के आए, वो मांगने नहीं आए। बिल्कुल, जेजेपी खुद जाके समर्थन दे के आई अनुराग ठाकुर को लेकर। तो किसी भी पार्टी के आप वोट किस बात में मांग रहे हैं? बीजेपी के विरोध पे। आज अभय चौटाला पिछले 3 साल से किस बात की राजनीति कर रहे हैं? बीजेपी के विरोध की राजनीति कर रहे हैं। और कल उन्होंने एकदम कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, मत जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उन्होंने बहाना क्या लगाया कि उन्होंने सेवा की थी चौटाला साहब की, कार्तिकेय जी ने। तो कल को मनोहर लाल जी या बीजेपी तो बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं पार्टी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में अभय सिंह चौटाला समर्थन दे देंगे क्या बीजेपी? क्योंकि कांग्रेस को तो देना नहीं। तो ये सारे जो सवालों की गुत्थी है सोनिया जी, ये कहीं ना कहीं हरियाणा के आम जनमानस को जाति और धर्म से उठ करके, ये जो मौका परस्ती की सियासत है, ये चाहे कोई भी करे, कि एक्स वाई और जेड की बात नहीं है। मैं आपके विरोध में वोट मांग के चुन के आता हूं और मैं आपको समर्थन देता हूं, ये तो वोटर के साथ विश्वासघात है ना, वो कोई भी करे। जी हेमंत साहब, जब दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ जब गठबंधन किया तो उनकी ओर से भी यही कहा गया था कि देखिए, मैं तो बार बार ये कहता रहा हूं कि कांग्रेस के खिलाफ तो हमारा पूरा खानदान रहा है,
उन्होंने अलग अलग तथ्य पेश किए। तो फिर सामने आई बीजेपी, जिनके खिलाफ वो लगातार वोट मांगते रहे, जिनके विरोध में वो लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहे। तो हम ये माने कि जो आने वाला जो चुनाव है उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है। नहीं, जब अभय सिंह चौटाला एक नॉन आईएनएलडी के कैंडिडेट को, नॉन जेजेपी कैंडिडेट को, बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट को बीजेपी का फुल थ्रॉटल अपोजिशन करते हुए समर्थन दे सकते हैं बहाना बना करके कि कांग्रेस के साथ नहीं जा सकता, तो आप एब्सटेन भी तो कर सकते थे फेस सेविंग के लिए। लेकिन आपने कहा कि चौटाला साहब की बहुत ज्यादा सेवा उन्होंने वहां की थी, तो ये सेवा आपको कल थोड़ी पता लगी, ये तो आपको पहले से भी पता थी। तो आप 7 दिन से या 10 दिन से पोस्टरिंग क्यों कर रहे थे? आप पहले दिन ठोक के कहते ना कि हम कार्तिकेय को वोट देंगे। चौटाला साहब तो जेल में पहले रहे ना, सेवा तो तब की थी, अभय सिंह को पता था ना। तो वो 10 दिन तक 7 दिन तक ये कहते रहे कि हम तो आखिरी टाइम पे पत्ते खोलेंगे, ये करेंगे, कार्यकारिणी का भी वो किया और किया, और फाइनली किया क्या? सपोर्ट किया। तो कल को जो आज दुष्यंत ने किया, जेजेपी ने समर्थन किया बीजेपी का, कल को अभय सिंह नहीं करेंगे बीजेपी का समर्थन, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल जायज सवाल है सर। तो अब अगर हम जेजेपी की बात करें सर, तो जेजेपी में भी एक तरह से हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि बीजेपी जैसे निकाय चुनाव थे तो बीजेपी की ओर से पहले कहा गया कि देखिए जी हम तो अपने आप ही चुनाव लड़ लेंगे, आपका जहां मन है या जिस तरीके से आप चाह रहे हैं आप वैसे चुनाव लड़ लीजिए। फिर उसके बाद दिग्विजय चौटाला जाते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास, फिर दोनों की ओर से कहा जाता है देखिए जी हम तो गठबंधन की सरकार है और इसी सांझले तौर पर हम ये चुनाव भी लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या हम ये भी मान सकते हैं कि देखिए जिस सहारे के सहारे ये सरकार चल रही है, अब ये सहारा मिल गया, अब वो सहारा मिल गया, अब इनको उनका सहारा मिल गया, अब जहां नहीं मिलना चाहिए था, तो इस तरीके वाली परिस्थिति हो रही है सर। क्या मेरे कंधे लगो मैं आपके कंधे लगूंगा? आपको लग रहा है कि इस तरीके वाली जो परिस्थिति है, अब वो परिस्थिति फिलहाल खींचनी ही पड़ेगी 2.5 साल तक? एक सोनिया जी, एक हिंदी में कहावत है, तुम्हें कोई और नहीं मुझे कोई ठौर नहीं, और अभी सत्ता 2 साल की बची हुई है, 2.5 साल की, तो अभी 2-2.25 साल तक तो यही चलेगा। लेकिन बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट्स है, ये फैसला क्यों हुआ था, आप इस बैकग्राउंड में जाइए कि लोकल बॉडीज चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। इसका बड़ा स्पष्ट इंटरनल कोड देखिए, बीजेपी आजकल एक पार्टी नहीं है, एक वार फाइटिंग मशीन है और बहुत प्रोफेशनली चुनाव लड़ती है मोदी अमित शाह के अंदर। वो हर चीज का पहले सर्वे कराते हैं, और जो सर्वे इन्होंने कराया अपनी दिल्ली की टीम्स के थ्रू, उसमें ये आया कि जेजेपी पार्टी भ्रष्टाचार के कारण बहुत भयंकर तौर पे बदनाम हो रही है, और अगर जिस लोकल बॉडीज के अंदर अगर हमने चुनाव साथ मिलकर लड़ा तो बड़ा भारी नुकसान होगा बीजेपी। प्लस उस टाइम तक कांग्रेस ने भी ये डिसाइड नहीं किया था कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जैसे ही कांग्रेस ने ये कहा कि हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो बीजेपी तुरंत मेन स्ट्रीम पार्टी के रूप में आ गई। उन्होंने कहा कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आप रोल देखिए। और जैसे ही उसके बाद जब जेजेपी को लगा कि यार तुम तो सत्ता में भी हो, और जेजेपी को एक बात का और भी पता है कि उनके जो 10 विधायक जीते हैं वो कोई पार्टी का काडर नहीं है, कोई भी उनमें से जिसको कहीं से वोट नहीं मिला वो जेजेपी में आ गया, उसका अपना समीकरण बैठे, वो चुनाव जीत गया। जेजेपी एक नई पार्टी है, उसका कोई काडर नहीं है। इसीलिए सत्ता में रेलेवेंट बने रहने के लिए कि कहीं एक हाशिए पे ना चले जाओ, बीजेपी के पास वो खुद चल करके गए कि काके साहब हम मिलकर लड़ना चाहते हैं। गठबंधन धर्म की भी बात की और भी की, और उसके बाद बीजेपी को भी लगा कि यार जब कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है तो चलो मिलकर लड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो पूरा जेजेपी का जो पूरा सिस्टम, बीजेपी की लीडरशिप के दिल्ली में भी एक नजरों में थोड़ा सा उनका लेवल कम हुआ है। और जिस तरीके से जेजेपी गई है गठबंधन के लिए खुद अपने स्तर पे, होना क्या चाहिए, सत्ता की मेन पार्टी बीजेपी है, रिक्वेस्ट उनको करनी चाहिए जेजेपी से। यहाँ उल्टा हो रहा है, जेजेपी जा रही है रिक्वेस्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जेजेपी, ये गठबंधन जेजेपी की मजबूरी ज्यादा है सत्ता में बने रहने के लिए, और उसके कारण है, उसके ठोस कारण है। अजय सिंह चौटाला पे आय से अधिक संपत्ति का जो केस है वो आज भी एडवांस स्टेज पे है। तो वो सारे समीकरण भी इस नजरिए में देखने होंगे कि क्या क्या मजबूरियां रही हैं, क्यों किसी के साथ जबरदस्ती लटकन बना हुआ है, क्यों वो भी इनका मजा ले रहे हैं और इनको साथ लटकाए हुए हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी की डायनेमिक्स ये कह रही है कि जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने में नुकसान है। तो इसमें, इस राज्यसभा चुनाव में, ये जो लोकल बॉडी चुनाव है सोनिया जी, इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, और ये 2024 की टोन और टेनर सेट करने वाला है, ये आप मान सकते हैं।
हम्म। अब तो अगर हम कार्तिकेय शर्मा की बात करें सर, तो हमने देखा कि रणजीत चौटाला साहब जो है वो तो शुरुआत से ही उनके पक्ष में रहे हैं, फिर जेजेपी विधायक भी उनको समर्थन देते हैं, तो नैतिकता के तौर पर क्या ऐसे जेजेपी की ओर से किया जाना चाहिए था? देखिए, इसमें नैतिकता तो बची ही कहां, जब सारा साल 5 साल तक आपकी और मेरी जो शब्दों की जो आदान प्रदान हुए, यमुना पार, फलाना पार, करप्शन, मानहानि का मुकदमा अनिल विज के ऊपर 3 दिन पहले वापस भी ले लिया सर। हाँ, नशेड़ी भी कहना आपस में, इस लेवल तक पर्सनल लेवल की हेटरेड और इस तरह की हार्टिंग जिसको कहते हैं ना, जो अंदर चोट करती है, उस तरह के संबंधों के बावजूद भी अगर आप उनके वोट डाल सकते हो, उनके सपोर्ट कर सकते हो, उनकी सरकार की बैसाखी बन सकते हो बिना मदद मांगे। उन्होंने तो अपना कर लिया था सारा जुगाड़, इंडिपेंडेंट ले आए थे खट्टर साहब, तो कांडा के जहाज में बिठा के दिल्ली ले गए थे उनको। तो ये तो खुद गए ना जेजेपी, तो चल के उनके पास चाबी सौंप के आए उनको। समझ रहे बात को? तो इसमें रणजीत सिंह तो एक बहुत छोटे प्लेयर है, इस बार जीते हैं, हो सकता है अगली बार पता नहीं क्या सूरत हो। इज ए वन मैन आर्मी, उनकी तो पार्टी तो है नहीं, ही इज इंडिपेंडेंट पर्सन। वो पहले कांग्रेस में रहे, वो कल को कहां जाएंगे नोबडी नोज। लेकिन ये निश्चित है कि इस राज्यसभा चुनाव ने ये चीज तो एस्टेब्लिश कर दी ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस ऑल हो गए, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो आईएनएलडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो रणजीत सिंह चौटाला हो, चाहे कांग्रेस के बड़े शत्रप अंदर खाने हो। वो भी तो नहीं चाहते ना कि बेसिक वोट डाल के आए, लेकिन चाहते नहीं वो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आज राज्यसभा चुनाव जीतते हैं तो सिंगल हैंडेड सेहरा उनको बंधेगा। इसीलिए वो 10 दिन से आप ये देखिए खुद नहीं गए भूपेंद्र हुड्डा वहां पर रायपुर में, उन्होंने अपने बेटे की भी एक तरीके से प्रोजेक्शन की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 10 दिन तक उस रिजॉर्ट से हिले नहीं, वहीं पे रहे, एक एक विधायक से पर्सनली अजय माकन के साथ ले जाकर के घंटों चर्चाएं। तो कहीं ना कहीं इसके एक तीर से 2 निशाने साधे हैं हुड्डा ने, अपने बेटे के भी क्रेडेंशियल्स स्टेब्लिश किए हैं कहीं ना कहीं, और दीपेंद्र हुड्डा ने भी स्टेब्लिश किया है कि क्राइसिस की स्थिति में कोई भी पार्टी पे संकट आए तो हम मैनेज करने की क्षमता रखते हैं। अब वो कितना मैनेज कर पाए वो आज शाम के रिजल्ट में पता लग जाएगा। बिल्कुल सर। और यहाँ अगर बलराज कुंडू की भी बात करें सर, एक खबर आई है कि शाम 4 बजे तक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के वोट का इंतजार किया जाएगा। तो यहाँ अगर बलराज कुंडू की भूमिका की बात करें तो उन पर आपका क्या सोचना? देखिए, बलराज कुंडू अगर बहुत ही, क्योंकि नए पॉलिटिशियन है और बिजनेसमैन पॉलिटिशियन, अगर आपको संविधान ने वोट का अधिकार दिया है, मेरा ये मानना है, संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया है, आपको उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप एक्स को दें, वाई को दें, जेड को दें, वोट ना देना कोई हल नहीं। वो कारण आपके क्या है वो आप जानते होंगे, वो बलराज कुंडू बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब आप सत्ता में प्रतिनिधि हो और आप हरियाणा का एक राज्यसभा में कैंडिडेट जा रहा है, तो वोट ना देने का मतलब नहीं, क्योंकि या तो नोटा का भी प्रोविजन नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो वोट का अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार है एक विधायक के नाते, और आप यहाँ एक विधायक नहीं, आप 1.5 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, और उस चुनाव प्रक्रिया में भाग ना लेकर के कहीं ना कहीं जो आपका मैंडेट है, जो लोगों के आपके अंदर जो आपका विश्वास है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। अदरवाइज तो बलराज कुंडू तो रोहतक से ही है, महम से है वो। बिल्कुल अगर वैसे देखें आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इलाके से सटा हुआ इलाका है जी, बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। और अगर मान लीजिए आज वो भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में वोट डालते हैं तो कल को उन्हीं को फायदा होगा चुनाव में, कि भाई उन्होंने जब रोहतक की चौधर की बात आई इस एरिया की, तो इन्होंने मदद की थी, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल मैसेज आएगा। और अगर वो वोट खिलाफ डालते हैं, जो भी डालते हैं, नहीं डालते हैं, उसके अपने फॉलोआउट्स हैं। तो बलराज कुंडू बेहतर जान सकते हैं एज ए पॉलिटिशियन कि उनको क्या करना है। लेकिन मैं आप तो जर्नलिस्ट नाते यही कहेंगे कि वोट का अधिकार है, उसका प्रयोग करना चाहिए। सब सवाल ये भी है, दायित्व भी है। बलराज कुंडू साहब जो है वो शुरुआती दौर से ही ये कहते हुए आए हैं कि देखिए बीजेपी जब से किसानों के विरोध में उन्हें नजर आई है, या फिर ये गए किसान आंदोलन से पहले की मैं बात करूं तो वो बीजेपी के पक्ष में थे। जैसे ही किसान आंदोलन आता है इस्तीफा वो वापस ले लेते हैं, माफ कीजिएगा समर्थन वापस ले लेते हैं सरकार से। तो अब उनकी भूमिका पे पहले भी सवाल उठे कि देखिए जब आपको सहूलियत लगी तो आप सरकार के साथ चले गए, जब आपको लगा कि अब सहूलियत नहीं है या फिर हवाओं का रुख मेरी ओर नहीं है तो पैर पीछे खींच लूं। नहीं सोनिया जी, इसमें कुछ और था। इनका जो एक व्यक्तिगत इशू था वो था मनीष ग्रोवर के साथ, जो रोहतक के पूर्व मंत्री, ठीक। और मनीष ग्रोवर के साथ इनका एक अकेला इशू नहीं है, इस एरिया में बहुत लोगों का इशू है। वो एक हारे हुए विधायक है, लेकिन आज भी उनकी किसी भी हरियाणा के बड़े से बड़े मंत्री और बीजेपी के नेता से ज्यादा चलती है। तो इनके कहीं, क्योंकि अब ये मुहिम से जब आप पार्टी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसकी भी तो कोई पूछताछ होनी चाहिए ना। ही इज योर सपोर्टर, ही इज योर अलाई।
वो तो छोड़िए, आप मनीष ग्रोवर के साथ ना बनने के कारण इनके यहाँ पर रेड भी हुई, सीबीआई की और तमाम चीजें, आपको ध्यान होगा। और ये व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, तो वो सारे कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, बैकग्राउंड में है। हालांकि हल्के में इनका कनेक्ट बहुत अच्छा है, लोगों के दुख दर्द में आना जाना, आर्थिक मदद करना, लड़कियों के लिए बसें चलाना, तमाम चीजें। लेकिन ओवरऑल बलराज कुंडू की सियासत क्या है? वो सियासत यही है कि लोगों के साथ कनेक्ट करके रहो और बीजेपी को जहां तक हो सके आईना दिखाते रहो। उसी का ये परिणाम है कि आज ओम प्रकाश धनखड़ और अनिल विज उसके फ्लैट पे बैठे हुए कि भाई आप हमारी वोट डाल दीजिए। इस और टाइम 4 जब बजे हम तक बात देखिए करें तो भाई इंतजार किया जा रहा है कि 4 बजे तक वो आए और वोट भी करें, हम देखें वो किन्हें उनको वोट देंगे। इंतजार नहीं, उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है। केवल इंतजार तक बात नहीं है, मनाने के लिए भी बैठे हुए हैं वो दोनों लोग। और वो मानते हैं नहीं मानते हैं क्या करते हैं तो उनके पक्ष की बात है सोनिया जी। अब अभय चौटाला के बयान की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि देखिए ये राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें एक तरीके की होर्स ट्रेडिंग वाली सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर पूरा ये प्रक्रिया समझूं मैं या पूरी कार्यशैली समझूं तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए ये तो एक सियासत के अंदर इसको कहते हैं सोनिया जी पोस्टरिंग। आप कहें कुछ और करें कुछ। आप जब 10 दिन पहले कार्तिक शर्मा ने नॉमिनेशन भरा था और जो आईएनएलडी ने जो बहाना लिया कि चौटाला साहब की बहुत सेवा की थी, तो इनको तो तब भी पता था ना। वहीं पे सीना ठोक के कहते कि नहीं हम तो कार्तिकेय को वोट देंगे। तब इन्होंने क्या कहा कि जेजेपी ने विनोद शर्मा की जेब में हाथ डाल रखा है। आप समझ रहे हैं, कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और वक्त आया तो मैं ये बताऊंगा कि विनोद शर्मा से क्या सौदा हुआ है। तो अब जो अभय सिंह चौटाला के विरोधी है वो ये भी तो पूछेंगे कि आपके साथ क्या सौदा हुआ है। कार्तिकेय को वोट तो आपने भी दी, खोल के दी, दिल खोल के दी, तो आपके साथ भी तो कोई सौदा हुआ होगा ना। आप दूसरों को सौदे की बात कहते हैं तो आपको भी तो पूछने वाले होंगे ना। तो ये सारा बेसिकली पोस्टरिंग और उसका अलग अलग तरीके की चीजें हैं। इसमें लोगों को समझना चाहिए कि कौन कहां खड़ा हुआ है। आप कौन आदमी अपनी बात पर खड़ा रहता है, कायम रहता है, और कौन आदमी कहां कहां पर फ्लिप फ्लॉप करता है, वो तो हरियाणा की जनता पहचानेगी। उसमें तो मैं आप कुछ नहीं कर सकते। और हरियाणा की जनता भी हमने देखा है बहुत इमोशनल है, जनता है। जब किसान आंदोलन था तो उस दौरान अभय चौटाला साहब ने अपना इस्तीफा दिया तो एक तरफा लहर चल पड़ी। जब एलनाबाद उपचुनाव का रिजल्ट आया तो वही के वो तो एक तरफा जीते हैं, भले ही उनका वोटों का जो आंकड़ा है पिछले सालों के मुकाबले बहुत कम रहा हो। तो इस तरह की जो हम किसानियत की बात करते हैं, हम गांव देहात की बात करते हैं, बिजली पानी उन सुविधाओं की बात करते हैं जो कि खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई होती हैं, तो वहां पर हम चुनाव के दौरान ये देखते हैं सर के तमाम जो मुद्दे हैं वो हरियाणा की जनता या फिर इस देश की जनता एक तरह से भूल ही जाती है। मसले कुछ फिर और ही खड़े हो जाते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाते तो उन सालों में हम मसलों पे चर्चा कर रहे होते, मुद्दों पे चर्चा कर रहे होते। 5 साल पहले ये था, आज वो सिचुएशन सुधरी नहीं है। 6 साल पहले ऐसा था, उस सरकार में ऐसा था। तो लेकिन जब चुनाव होंगे तो तब किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं होती। मैं देखती हूँ सर अपने इलाके में भी जब बड़ौदा उपचुनाव था, क्योंकि वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां मैंने देखा कि जो ग्रामीण है वहां विकास की, मुद्दों की या इस तरीके की बात थोड़ी बहुत हुई। और वो भी ये हुई कि किसान आंदोलन उस वक्त जोरों पर था तो चर्चाएं रही। नहीं तो हमने देखा कि बड़े इमोशनल तौर पर कि ये तो हुड्डा का इलाका है, हमने तो वोट हुड्डा के देने, हम किसी को देंगे ही नहीं। सोनिया जी, इसमें जो एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है ना, वो जिसकी हमें हमेशा चर्चा करनी चाहिए, वो ये है कि जाति और धर्म की सियासत इस देश के विकास की सबसे बड़ी बाधक है। आप बात करते हैं किसान आंदोलन की, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। उत्तर प्रदेश से तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन थी, हरियाणा से खूब पार्टिसिपेशन थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ और वेस्टर्न यूपी में क्या हुआ? जब वोट डालने की बारी आई, तो आप कास्ट को छोड़िए, आप रिलीजन पे चले गए, सारे मुद्दे भूल गए। आप एमएसपी भूल गए, आप किसानों के साथ 1 साल तक जातियां हुई वो भूल गए, आप बेरोजगारी भूल गए, आप महंगाई भूल गए, आप सब कुछ भूल गए। तो ये जो जाति और धर्म की सियासत है ना, ये बहुत ही खतरनाक है इस प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। ये सबसे बड़ी ड्यूटी हम जर्नलिस्टों की और बुद्धिजीवियों की और यूथ की ये है कि हम, कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले उनसे ये पूछे कि इन मुद्दों पे आपका रुख क्या है। हमारी समस्या क्या है कि हम जाति और धर्म से आगे ना तो बढ़ पाते हैं और ना देख पाते हैं। उसी का ये परिणाम है कि आज यूपी के अंदर जो हो रहा है, जो हरियाणा के अंदर हो रहा है, जो पंजाब के अंदर 3 महीने के अंदर ही होने लगा है। अगर आप किसी सरकार को मुद्दों पे चुनकर भेजते हैं तो उसकी कार्यशैली और एजेंडा अलग होंगे। और अगर आपको जाति और धर्म पे वोट डालना है तो वो आपकी बात क्यों करेंगे? कोई भी सियासतदान क्यों करेगा?
तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की बात है और इस पे निरंतर फोकस होना चाहिए। जो जन सापेक्ष मुद्दे हैं, वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, सबसे पूछा जाना चाहिए कि आपका एजेंडा ऑफ गवर्नेंस क्या है, जो हम भूल चुके हैं, पूछते ही नहीं है। कोई जाति के आधार पे वोट डाल रहा है, कोई धर्म के आधार पे डाल रहा है, कोई किसी आधार पे डाल रहा है। मुद्दों पे वोट डालने की सियासत की तरफ इस देश और प्रदेश को मोड़ना होगा सुधीर। और लगता भी नहीं है कि सर आने वाले वक्त में इस मुल्क में इस तरह की जो जनमानस के भीतर जो तस्वीर बसी हुई है उसे निकालना आसान रहेगा, क्योंकि फिलहाल के दौर में तो हम देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रोल हमारा भी है, मीडिया का भी है। जिस तरह के नैरेटिव हम सेट करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उतने, देखिए लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं, मैं हमेशा खुद से शुरू करता हूं कि हम मीडिया का क्या रोल रहा है। हम तो सरकार से सवाल पूछना भूल गए, तो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। तो नैरेटिव सेटिंग के अंदर जब आप धर्म और जाति से बाहर चलोगे ही नहीं, लोगों के मुद्दों की बात ही नहीं करोगे, और जो सारे चैनल्स के ऊपर जो बहस मुलाहिजा होता है रात को, डेली शाम को, उसको आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया की भी भूमिका इसमें कुछ नकारात्मक कम नहीं है, और इसको सुधारे जाने की जरूरत है अगर डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा रहा है। सोनिया जी, बिल्कुल। अब अगर यहाँ आज के चुनाव में हुड्डा साहब की भूमिका की भी बात करें साहब, तो हमें ये लग रहा है कि देखिए हुड्डा साहब एक और हैं, 3 पार्टियां उनके सामने खड़ी हैं। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर जीतेंगे तो हरियाणा कांग्रेस में जो परिवर्तन हुआ है और जो एक तरह से विपक्ष की ओर से भी आलोचनाएं हुई हैं, अब जनता की ओर से भी सवाल पूछे गए हैं, तो वो जो तस्वीर रही है वो एकदम बदल जाएगी। जैसे पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की तस्वीर में एकदम चेंज हमने देखा। सोनिया जी, इसको देखने का अपना अपना नजरिया है। एक होता है कि आपने एक चुनावी वैतरणी या एक चुनौती पार की, और एक होता है एक पार्टी ने अपने लिए खुद चुनौती पैदा की, फिर आपने उसको डैमेज कंट्रोल के लिए लगाया गया। आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा में आपको राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 31 एमएलए चाहिए, आपके पास 31 एमएलए थे, फिर ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं पार्टी की जो दिल्ली की बैठी लीडरशिप है उसको इस पर बैठ करके सोचना होगा। और ये केवल हरियाणा की बात सोनिया जी नहीं, हरियाणा तो एक छोटा सा पक्ष है। मुझे ये बताइए, आज पूरे देश में विपक्ष की राजनीति की बात करते हैं, पूरे देश में करते हैं। इस कर्नाटक चुनाव में आपको पता है क्या हुआ है? मैं बहुत छोटा संक्षेप में आपको कोरिलेट करके बताना चाहूंगा। कांग्रेस की 70 एमएलए हैं वहां पर, आज राज्यसभा के लिए उनको 45 वोट में एक एमएलए, एक राज्यसभा एमपी बनता है। उनकी 25 वोट खराब हो गई, और जो उनका एलआई था जेडीएस, उनकी 30 वोट खराब हो गई, 32 वोट, लेकिन वो मिलकर चुनाव नहीं लड़े। इसका परिणाम क्या होगा कि बीजेपी को लाभ हो जाएगा। हरियाणा के अंदर जब आपके पास 31 एमएलए थे और 31 ही राज्यसभा के लिए चाहिए, तो फिर परेशानी कहां थी? परेशानी है पार्टी को एक सूत्र में पिरोने की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और ये जितने बड़े लीडर्स हैं, ये जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, यही टांग खिंचाई। हरियाणा में कांग्रेस की पिछली बार 32 सीट आई और 25,000 से भी कम वोटों से मेजोरिटी से दूर रह गए। आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये? वो उसको हरा रहा था, वो उसको हरा रहा था। बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है ये कर दे। तो हरियाणा के सीनियर लीडरशिप को भी, कांग्रेस की, और दिल्ली की लीडरशिप को भी ये सारी चीजों पे मंथन करना पड़ेगा कि पहले आप चुनौती मत पैदा कीजिए खुद, और फिर चुनौती को हल करने चलिए। ये पॉलिटिक्स का तरीका नहीं है। आपके 31 एमएलए 31 चाहिए, बात खत्म होगी, फिर कहां दिक्कत थी? तो असली बात क्या है कि यूनानिमिटी के साथ आप कैंडिडेट लेके आते, सारे विधायकों से बात करके हाईकमान की मोहर लगवाते, चुनाव खत्म, कोई बात ही नहीं थी। आप रायपुर घूम रहे हैं 10-10 दिन तक और कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए इस बात। और इस चुनाव में तो सोनिया जी एक और कमाल हुआ है। मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। 8 साल में ये पहला अवसर है, पहला अवसर जो हरियाणा ने फिर एक हिस्ट्री क्रिएट की कि रूलिंग पार्टी बीजेपी की सरकार सेंटर और स्टेट में होते हुए उनको अपने विधायकों की 2 दिन तक बाड़ाबंदी करनी पड़ी। ये छोटी बात नहीं है। अपोजिशन तो हमेशा करता है पोचिंग से बचाने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग से। ये पहला मौका है 8 साल में मोदी की सरकार में कि सत्तारूढ़ बीजेपी को 2 दिन तक ट्रेनिंग के नाम पर, कल तक ओम प्रकाश धनखड़ क्या कहते थे? वो कहते थे कि हमारे तो जो विधायक है बब्बर शेर की तरह घूम रहे हैं, और आखिरी 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उनको वो 5 स्टार या 7 स्टार रिजॉर्ट में ले जाना पड़ा। तो ये भी एक नई चीज इस चुनाव में देने को मिली है सोनिया जी। अब हुड्डा साहब की अगर बात करें तो पावर और प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ वो चल रहे हैं, क्या ये माना जाए? देखिए, अगर आज का चुनाव वो जीतते हैं तो निश्चित तौर से उनका कद बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज का चुनाव जीतते हैं
और अगर कहीं कोई ऊक चूक होती है तो उनके विरोधियों को उनके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाकर हाईकमान पर भी हमला करने का अवसर मिल जाएगा। तो हुड्डा साहब तो ये बात समझ रहे थे कि ये चुनाव उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने कमिट किया था कि आप मुझे सिंगल हैंडेड कमान दीजिए, उदय भान को बनाइए और फिर हरियाणा में हम सरकार ला के दिखाएंगे। तो अगर सरकार तो छोड़िए, अगर आज ये राज्यसभा की सीट में कुछ इधर उधर होता है तो सीधी सीधी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, सीएलपी लीडर है वो, तो वो इस चीज को समझते हैं। और यही कारण है कि जो आज सारा ताना बाना बुना गया है सोनिया जी, उसका परिणाम शाम को जब 5 जाएगा तो वो कम रोचक नहीं आने वाला है, उसमें भी कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखेंगी, वेट कीजिएगा। यहाँ अगर बीजेपी की बात करें साहब, तो कृष्णलाल पवार जो है उनके उम्मीदवार रहे, तो इस तरह से बीजेपी की ओर से, जेजेपी की ओर से जो रिसोर्स पॉलिटिक्स देखने को मिली पिछले 2 दिन से, जैसे कि आप भी जिक्र कर रही हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, बहुत सारी तस्वीरें मैं भी देख रही हूँ, तो लग रहा है कि उनको तो कोई खतरा था ही नहीं। उसमें दिक्कत दूसरी थी सोनिया जी, उसमें बीजेपी का तो देखिए विधायक क्यों टूटेगा आज की तारीख में, सेंटर में स्टेट सरकार है, स्टेट में सरकार है, उनकी चिंता इंडिपेंडेंस की थी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में एक ऐसे लीडर हैं जिनकी पैन अक्रॉस पार्टी लाइंस बहुत सारे विधायकों के साथ व्यक्तिगत मित्रता है। और जब उनको ये लगा कि अगर हम पोचिंग की कोशिश करेंगे कांग्रेस की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कम सक्षम नहीं है, तब उन्होंने एक कदम उठाया कि पता लगे कि हम उनके लेने गए थे, अपने ही खो दिए, 4 इंडिपेंडेंट या 2 इंडिपेंडेंट। तो उस प्रेशर के चक्कर में, लेकिन ये ऐतिहासिक है, पिछले 8 साल में ये पहली बार है कि बीजेपी को अपने कैंडिडेट्स की बाड़ाबंदी करनी पड़ी, अपने एमएलए की। ये नहीं हुआ पूरे देश में, कहीं पर भी नहीं सुना गया है। जी सोनिया जी, फिलहाल तक बीजेपी में, बीजेपी की ओर से पहली बार किया गया है ऐसा जी, मोदी जी की सरकार आने के बाद किसी भी राज्यसभा चुनाव में, अदरवाइज तो सारी पार्टियां बीजेपी से बचाती है विधायकों को, यहाँ पर बीजेपी अपने विधायकों को और इंडिपेंडेंट्स को बचा रही थी। ये तो छोटी चीज नहीं है, हरियाणा ट्रेंड सेटर है, ये भी एक ट्रेंड सेट करके दिखा दिया। तो हरियाणा ने तो कई सारे ट्रेंड सेट किए हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम ये भी आरएसएस की भी बात करें, तो हरियाणा में कई नए आयाम भी बने हैं, कई नए आयाम टूटे भी हैं। ये हरियाणा मतलब हर चीज के रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध रहा, चाहे वो खेल हो, राजनीति भी हो सर। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है जो आपने बताया सर। अब आपकी क्योंकि नजरें राज्यसभा चुनाव पर है, देश भर के जो अलग अलग राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां का भी आकलन आप कर रहे हैं सर। तो मैं चाहूंगी एक बार आप जो पूरा जो देश में जो प्रोसेस है इस चुनाव का वो भी बताएं, कहाँ किस तरीके के समीकरण आपको लग रहे हैं? इसमें सोनिया जी देखिए 16 सीटें थी, जो टोटल 57 सीट्स थी, 41 पे यूनानिमस चुनाव हो गया था बाकी स्टेट्स के अंदर, ये 16 सीट थी। और आज जो हम चर्चा करें ना सारे चैनलों पे, मैं सुबह से आपसे भी शाम को मुलाकात का समय मिलता है, सुबह से भागम भाग हो रखी थी। टोटल जो झगड़ा है उन 16 सीटों में नहीं है, झगड़ा केवल 4 सीटों का है। 4 स्टेट्स के अंदर एक एक सीट का झगड़ा। एक सीट हरियाणा के अंदर जो कार्तिकेय को बीजेपी ने उतार दिया, एक सीट राजस्थान के अंदर जो बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो एक मनी बैग के सहारे सुभाष चंद्रा को लेके आए, वो ऐसे ही महाराष्ट्र में एक एक्स्ट्रा उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो फडणवीस जी की महत्वाकांक्षा है अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश करने की, उनके पास नंबर्स नहीं है वहां पर। और ऐसे ही एक सीट कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका की सीट मोस्ट लाइकली बीजेपी जो एक्स्ट्रा सीट है उनके अपने नंबर्स तो एक सीट के थे, लेकिन चूंकि जेडीएस और कांग्रेस जो एलाई थे हाल तक, वो एक उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, तो वो ये सीट गंवा सकते हैं। नुकसान सीधा होगा राष्ट्रपति चुनाव में अपोजिशन को, रूलिंग जो अपोजिशन है वहां पर। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर एक सीट बीजेपी ने एक्स्ट्रा कैंडिडेट दिया, उनके पास नंबर एक सीट का है, लेकिन वहां पर जो ये अपने क्या नाम है उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं और कांग्रेस है, तीनों की एक एक सीट क्लियर थी, उन्होंने भी एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट दे दिया। वहां की स्थिति यह है कि जो उद्धव ठाकरे का जो पूरा सिस्टम बना है वहां पर, मोस्ट लाइकली वो सीट वो जीत जाएंगे। अशोक गहलोत ने भी जो पूरा खेल रचा है, उनको 126 सीटें चाहिए थी, उन्होंने भी 128 विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी थी। तो इन 4 सीटों में जो लबोलुआब दिख रहा है अपेरेंटली अभी, बाकी देखिए रिजल्ट तो 5 जाएंगे, कहां क्या हुआ है, मैं और आप तो वहां पर नहीं थे। मोटे तौर पे जो अपेरेंटली दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 3 जगह पर उसका लाभ, चाहे वो महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन को होगा, उद्धव ठाकरे जिसके चीफ मिनिस्टर हैं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस को क्लियर कट एडवांटेज दिख रहा है, जिस तरीके से गहलोत ने सबको इकट्ठे लाके वोटिंग करवाई है 128 विधायकों को। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से धनखड़ और विज बैठे हुए हैं बलराज कुंडू के घर पे, इसका भी मतलब आप समझ सकते हैं। हाँ, कर्नाटक में उनको जरूर नुकसान हुआ है,
कांग्रेस को और जेडीएस को अपनी नासमझी के कारण। और गजब देखिए, वहां तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहा है। तो अभी से सारा जो गठबंधन था, जो नेचुरल अलाइज थे जेडीएस और कांग्रेस, वो अभी से छिनभिन हो गए। वो एक तरीके से बीजेपी को वॉकओवर दे रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी। इस चुनाव के मायने तो दूरगामी है ना। तो वहां पर भी इसका असर दिखेगा सोनिया जी। सब बीच में किरण चौधरी, रणधीर गोलन, तो आज ये कई नेताओं की अलग अलग तस्वीरें वक्त वक्त पर हमें देखने को मिली। पहले था कि किरण चौधरी की जो उन्होंने वोट दिया है वो कैंसिल हो गया। रणधीर गोलन आते हैं, फिर वो बताते हैं कि देखिए जो कुलदीप बिश्नोई जो है, उन्होंने तो जो वहाँ के मैं कहूँ कि जो वहाँ जो मौजूद थे उन्हें अपना वोट दिखाया नहीं या उन्हें बताया नहीं। किरण चौधरी को कहा गया कि उन्होंने तो वोट जो है किसी अन्य व्यक्ति को भी दिखाया, तो उनका भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह की कई गतिविधियां सामने आई, जिनमें से कुलदीप बिश्नोई साहब जो है वो साफ कर चुके हैं कि जी देखिए मैंने तो कांग्रेस को ही वोट दिया है। तो इस तरह की जब परिस्थितियां सामने आती हैं तो आपका अनुभव रहा है, तो वो क्या वो क्रिएट की जाती हैं या वो होती ही हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया सोनिया जी आपने, साधुवाद आपको। ये क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर रहता है जब आप राज्यसभा का चुनाव देखिए, बहुत ही टेक्निकल चुनाव है, बेहद टेक्निकल चुनाव है। और यहाँ पर आप देखिए पिछले चुनाव में शाही बदलने का कितना बड़ा खेल हो गया था। इस राज्यसभा चुनाव में आज क्या हो रहा था, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने एनडीटीवी पे बताया अभी थोड़ी देर पहले। वहां क्या हुआ कि जैसे ही वोट डालने गई बीबी बत्रा, जो कि खुद वकील है और आज के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी है उनकी, और किरण चौधरी जो वो भी वकील है, जब ये वोट डालने गए तो वहां पर दिग्विजय चौटाला बैठे हुए थे। और जब भी कोई कांग्रेस का विधायक वोट डालने आ रहा था तो एक रणनीति के तहत वो शोर मचा रहे थे, किसी एक बात पे, एक्स पे, वाई पे, जेड पे। अच्छा, दिग्विजय चौटाला वहां बैठे हुए थे, मुझे खुद बताया वहां पर कि जैसे ही मैं वोट डालने गया या गई तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, इसमें ये कमी है वो। उसमें होता क्या है सोनिया जी, जैसे मान लीजिए आप एजेंट है एक्स पार्टी की, आपके साथ वाई पेशेंट आदमी है दूसरी उसका, मैं वोट डालने है एक्स पार्टी का, तो मुझे दिखाना पड़ेगा अपनी पार्टी के ऑथोराइज्ड एजेंट को वोट। अगर दूसरी पार्टी का बंदा अगर शोर करता है कि नहीं गलत है और है, तो आदमी जोश में आके क्या करता है कि आप देख लीजिए, और जैसे ही उसने वोट दिखाई दूसरे को, कैंसिल होगी। तो ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को लेकर के रायपुर में 3 दिन से यही सिखा रही थी उनको कि ये मत कर दीजिएगा। तो आज ऐसा नहीं है, आज बीबी बत्रा की और उनकी शिकायत भी हुई किरण चौधरी की इलेक्शन कमीशन को, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन्होंने वोट दिखाया ही नहीं। और इसमें सोनिया जी क्या है, जब आप ये इतना बारीक चुनाव है कि यहाँ वोट कैंसिल होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अगर आपने एजेंट को, अपने को, ऑथराइज को वोट दिखाया और उसके सामने फोल्ड नहीं किया, मुड़ के किया, तो भी आपका वोट रिजेक्ट हो जाएगा। इतना बारीक चुनाव है। तो ये सारा खेल हर एक प्रदेश में साइकोलॉजिकल वारफेयर बोलते हैं इसको, कि कोई जोश में आकर के गलती कर दे, देख लो जी मेरा तो ये है। तो उस टाइप का गेम आज यहाँ चल रहा था, और उसकी शिकायत भी पहुंची दिल्ली तक, लेकिन वो खारिज हो गई जी। लेकिन क्या इस तरह की अनुशासनहीनता ही अगर इसे हम मान ले, तो क्या इसकी परमिशन होती है, या फिर भाई भतीजावाद के चलते हम ये है कि बुला लेते हैं कि ये जी आप भी हमारी पार्टी से थे या भाई बंधु हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन भी होती है सर? क्योंकि मेरे लिए बड़ा दिलचस्प है जानना। देखिए सोनिया जी, इसमें कुछ नहीं, बेसिकली वहां 4 एजेंट बैठे हुए अलग अलग पार्टियों के, वो उनके साथ खेल कर रहा है, वो उनके साथ खेल रहा है, वो उनके साथ खेल रहा है, और खेल खेल में वोटिंग हो जाती है। तो ये तो जो वोट डालने वाले हैं उनको अपनी समझदारी का परिचय देना है कि कैसे ट्रैप में नहीं फंसना है। और ये कोई इतनी अनुशासनहीनता वाली बात नहीं। आप आवाज मार रहे हैं, कभी ऑब्जेक्ट तो करते ही है ना, दूसरा भी ऑब्जेक्ट करता है, कोई थोड़ा स्मूथली कर सकता है, कोई वायलेंटली कर सकता है, लेकिन ये सारी चीजें राजनीति में चलती रहती है। क्योंकि वो देखिए, मेरा ये मानना है, राजनीति में आप विरोधी होते हैं एक दूसरे के, राजनीति में शत्रु भाव नहीं होता। आजकल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश में कि शत्रु भाव आ गया है। अदरवाइज तो शाम को देखते हैं आप, रोज इकट्ठे खाना खाते हैं, लंच विधानसभा में रोज इकट्ठे करते हैं ये सारे लोग। तो बेसिकली तो पॉलिटिकल अपोनेंट है, पॉलिटिकल एनिमी नहीं है। इस भावना को तो सभी समझते हैं। तो कोई आदमी विरोध कर सकता है, आपत्ति कर सकता है स्मूथली कि देखिए आपने गलत किया, कोई इस पे शोर मचा सकता है, तो सबका अपना अपना स्टाइल है, उसमें तो क्या ही कर सकते हैं सोनिया जी।
अब ये राज्यसभा चुनाव हैं, इनमें हम ये मान सकते हैं कि आगे जो चुनाव होंगे उनकी एक छोटी सी तस्वीर प्रदेश के लोगों के सामने आ जाएगी। सभी पार्टियों को अपनी रणनीति तय करने का भी वक्त मिलेगा। क्या खामियां रही, क्या खूबियां रही, उन पर भी चर्चा होगी। किस विधायक की कितनी ईमानदारी यहाँ पर सामने आई है और किस विधायक ने किस तरीके से जोड़ तोड़ किया, नेताओं का कैसा जोड़ तोड़ रहा, उनकी मेहनत किस तरीके से रही। तो एक पूरा आकलन इस चुनाव को माना जाए। सोनिया जी, इस देश का एक दुर्भाग्य और है कि इस देश के जो हम सब लोगों की जो मेमोरी है ना, यादगार है, यादाश्त, वो बहुत छोटी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी 2.5 साल दूर है। भूल जाएंगे विधानसभा में क्या हुआ था या राज्यसभा में क्या हुआ था। फिर वही जाति धर्म के आधार पर वोट डालने शुरू करेंगे, क्षेत्र के आधार पर वोट डालने पड़ेंगे, वही सब शुरू हो जाते हैं। अगर ये चीजें, आप ये मानिए ना कि आप किसी एक्स पार्टी के विरोध करके 10 सीटें लेके आए और आप उनके एलाइज हैं, तो प्रिंसिपल की बात कहां रहेगी। लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस बात को ये जरूर याद रखेंगे कि इन्होंने विरोध में वोट मांगे थे और गोदी में जाके बैठ गए। और ये सबसे ज्यादा हर्ट इस बार अभय सिंह चौटाला को करने वाली है। आज का जो ये हुआ है घटनाक्रम, कि वो मतलब बाहर तो जेजेपी से उनकी बोलचाल भी नहीं है और आज उन्हीं के कैंडिडेट को वोट दे रही। जेजेपी ने ही तो नॉमिनेशन किया था ना, कार्तिकी का 10 MLA साइन किए थे, बीजेपी तो बाद में आई है। तो कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय जेजेपी इज बीइंग सपोर्टेड बाय INLD, तो लोग भूलेंगे कैसे इसको। ये तो याद रहने वाली बात है। इस बार ये होगा कि कल को जरूरत पड़ी तो अभय सिंह चौटाला बीजेपी को सपोर्ट भी कर देंगे, चाहे 5 सालों से खिलाफ वोट मांगते रहे या 10 साल से मांग ही रहे। और ये सवाल पूछा भी जा रहा है कि अभय चौटाला पर अब किस तरीके से यकीन किया जा सके, जिनके खिलाफत वो लगातार करते रहे, एक आवाज पर या फिर उनके जो समर्थित कैंडिडेट रहे उनके ही साथ जाके खड़े हो गए वो, और वो भी इस तरीके की परिस्थिति बनाकर सामने खड़े हुए कि जो परिस्थिति बड़ी धुंधली सी नजर आ रही थी कि पता नहीं इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। सोनिया जी, इसमें इधर का उधर की बजाय पोस्टरिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने कहा ना कि 10 दिन पहले जिस दिन नॉमिनेशन बना उस दिन कहते ना वो सीना ठोक के कि मेरे पिताजी की सेवा की और मैं कांग्रेस की सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तो कार्तिकेय की सपोर्ट करूंगा। तब नहीं की उन्होंने, तब बयानबाजी की कि उन्होंने विनोद शर्मा की जेब में हाथ डाल दिया है। समझ रहे हो आप उसका, इसका मतलब समझिए। और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अभय सिंह ने किसकी जेब में हाथ डाला है, तो ये समझने वाली बातें हैं। तो बेसिकली क्या है कि राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तो इसमें आप उतनी ही टोन और टेनर रखिए कि कल को आप अपनी ही बातों में ना उलझे। तो आज तो अभय सिंह उसी में फंस गए, अब लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो संतुलन पहले दिन से साध के चलना चाहिए। किरण चौधरी ने हमारे संवाददाता से बातचीत की है, मैं चाहूंगी से आप भी सुने और हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो भी सुने। किरण जी, कितनी आश्वस्त है कांग्रेस की जीत को लेकर, अजय माकन की जीत को लेकर? पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में हमारे पूरे मेंबर्स हैं और पूरी तरह से जो है जीत के हम कांग्रेस पार्टी निकलेगी। किरण जी, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा का ये चुनाव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया कार्तिकेय शर्मा के आने से, क्या कुछ हॉर्स ट्रेडिंग या फिर क्रॉस वोटिंग इस तरह की आशंका है? कुछ इस तरह की चीजें लगातार चर्चाएं चल रही हैं। पार्टीज करने की कोशिश तो करती हैं ये सारा कुछ, ये जो इस तरह की जो चीजें हैं जो राजनीति के अंदर आ गई हैं, ये मैं समझती हूँ गलत हैं और ये जनता को देखना चाहिए कि ये जो है इस तरह से जो करते हैं वो काम गलत है। एक सवाल ये है कि बार बार जो विपक्ष है वो बार बार, अगर सरकार की हम बात करें, कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर है यूनाइटेड नहीं है, कुलदीप बिश्नोई एक तरफ चल रहे हैं, आप एक तरफ चल रहे हैं। क्या कुछ इस तरह की बात है, कुछ इस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए, हम पार्टी से बंधे हुए लोग हैं और सोनिया गांधी हमारी नेता हैं और उनका जो फरमान है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। अंदर जो है हमारे पार्टी के अंदर पूरी तरह से जो है डेमोक्रेसी है और हर एक आदमी को अपनी अपनी बात रखने का जो है मौका मिलता है। मैं अपना स्टैंड लेती हूँ, आपने देखा है, कोई इस तरह की इधर उधर की तो बात करती नहीं हूँ। जो जायज बात है वो हमेशा मैंने करी है और उससे करने में मैं गुरेज कभी नहीं करती। ये थी हमारे साथ सीनियर कांग्रेसी लीडर किरण चौधरी। साफ तौर पे कहना है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है और आश्वस्त है जीत को लेकर। और सबसे मेन बड़ी बात यह है कि हाईकमान का फैसला है कि अजय माकन को जिताना। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो ये राज्यसभा चुनाव है, जहां पर हाईकमान के लिए एक बड़ा टेस्ट है, उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट है, क्योंकि कमान सौंपने के बाद ये पहला चुनाव है होने जा रहा है। तो यहाँ हमने किरण चौधरी को सुना। तो एक तरह से ये भी लग रहा है कि देखिए जो तमाम कांग्रेस विधायक हैं वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देखिए जी हम ही जीतेंगे, तो हार का तो यहाँ कोई बात है ही नहीं, हम तो सारे एक साथ हैं। सोनिया जी, ये तो दावा करना ही बनता है। अगर सारे साथ है फिर तो दिक्कत कहाँ थी, 31 तो थे ही आप।
साथ में कहीं कोई परेशानी आई ना, तभी तो रायपुर जा रहे हो, तभी तो सारे विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही हो, तब वॉल्वो में भर के ला रहे हो चंडीगढ़ तक। वो कोई भेड़ बकरियां थोड़ी है, वो विधायक हैं आपके, जनता के प्रतिनिधि हैं वो। तो कहीं ना कहीं को दिक्कत थी, तभी तो आप सब ये किया। इसको आप मानिए ना मानिए, तो जनता देख रही है सबके सामने। तो इसमें तो कोई भी पोस्टरिंग करता रहे। दूसरी बात, जीत का दावा की है, जीत का दावा तो हर एक कोई करेगा। ये कौन कहेगा कि हम हार जाएंगे जी? वो हारने के बाद भी आज कहेंगे मनोहर जी हंसते हुए शाम को, अगर मान लीजिए हार जाते हैं, फिर भी मनोहर लाल जी कहेंगे एक प्रयास था, जीत है, राजनीति का खेल है, सब करते हैं ऐसा। इसमें कोई बहुत बड़ी या कोई महान बात नहीं है। बेसिक सवाल यह है कि पोस्टरिंग का, और अगर ये पोस्टरिंग ठीक रहती सभी पार्टियों की, सब अपने अपने स्टैंड्स पे कायम रहते, तो इतना सब इस सब की जरूरत नहीं थी। मैं तो आज हैरान था, सुबह जब बातचीत कर रहा था महाराष्ट्र में, आप हैरान होंगी, आज पोलिंग हुई है राज्यसभा के लिए, वहां हमेशा यूनानिमिटी के साथ होता है। आज पहली बार पोलिंग हुई, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हमारे यहाँ हर बार होता है, खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, ये वो, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं। तो राज्यसभा चुनाव जहां भी हुए हैं, तो ये सवाल तो उठता रहा है कि करप्शन का केंद्र माना जाए ये तो, और ऐसा मैंने कई नेताओं के बयान में भी सुना है। नहीं, ये तो खुलेआम हो रहा है सोनिया जी। देखिए, आप चुनाव आयोग कर क्या रहा है, मेरी तो चिंता है। जब ओपनली सारी पार्टियां हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रही हैं, सारी पार्टी, और ईडी तक को भी शिकायत गई है, इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत गई है, राजस्थान से भी गई है, महाराष्ट्र से भी गई है, कर्नाटक से भी गई है, तो क्या और हरियाणा में तो अभय चौटाला ने कह ही दिया, इतनी हाइपर एक्टिव है। और यहाँ तो रिटर्न में शिकायतें दे रही है पॉलिटिकल पार्टियां, उसके बाद चुनाव आयोग बंद करके क्यों बैठा है? सोचना चाहिए। जी सोनिया। तो यहाँ अगर मैं बीजेपी की बात करूं सर, तो भविष्य में अगर ये चुनाव कांग्रेस के हाथ नहीं आता है, तो बीजेपी को तो हम ये माने कि एक तरह से बड़े शांत वाली स्थिति में हम पाएंगे, या फिर एक तरह से आगे की रणनीति बड़ी शांति से की जाए, या जिस तरह से चल रहा है उसी सरलता से काम किया जाए। तो क्या ये वाली सिचुएशन या ये वाली तस्वीर माने? देखिए, बीजेपी के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है। उनकी तो एक सीट आनी थी, आज है, वो तो एक में तो कोई दिक्कत थी नहीं, और दूसरी हमेशा एक जुआ है, आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आए तो दे हैव नथिंग टू लूज। असली सारी के सारे जो स्टेक्स है वो कांग्रेस पार्टी के, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के व्यक्तिगत तौर पे, ये मानना पड़ेगा सोनिया। इसमें अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव नहीं होता, तो क्या भूपेंद्र हुड्डा पर इतनी नजरें होती? क्योंकि बदलाव होता है तो हम जो अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष का एक अपना रोल है, सीएलपी लीडर का एक अपना रोल है, और दोनों मिलकर के सामूहिक दायित्व का निर्वहन करते हैं। अब क्या है, इस केस में क्या है कि हुड्डा साहब सीएलपी लीडर हैं, और उन्हीं की चॉइस उदय भान, वो पीसीसी प्रेसिडेंट है, तो उनके पास डबल जिम्मेदारी आ गई, और चूंकि उनको फ्री हैंड मिला है, इसलिए सारे स्टेक उनके हैं ज्यादा बनिस्बत के हरियाणा में किसी भी और नेता के या पार्टी के। सोनिया, तो अब कुलदीप बिश्नोई, जैसे कि हम इसे अपुष्ट खबर भी मान सकते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के भी हम ये सियासी मायने तो मान ही रहे हैं, इसके साथ ही हम ये भी मान सकते हैं कि जब राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करेंगे, उन्होंने जो वक्त मांगा, तय वक्त के बाद ये मुलाकात होगी। तो ये माने कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई भी उनकी एक ऐसी जरूरत बने हुए हैं, जिसको उन्हें लगता है कि अब इस जरूरत को अपने खाते में या अपने बाले में या अपने खेमे में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी कितने खफा चल रहे हैं। हमने पिछले वक्त से ही देखा, ट्विटर पर भी हमने देखा, शायद उनके ट्विटर पे मैंने ऐसी शेरो शायरी पहले नहीं पढ़ी कभी। सोनिया जी, इसको भी एक प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज कहते हैं, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स कहते हैं इसको। वो जिस तरीके से जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उदय भान को जो ये मिला है पीसीसी प्रेसिडेंट का, तो वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अलग अलग मौकों पे, अलग अलग पार्टी के प्रोग्राम से दूर रह करके इसके। लेकिन इस सारे में अगर आप देखें, कल रात को वो जिस फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचे, हुड्डा साहब उसी फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचे, उनकी रामरमी हुई वहां पर। उसके लेकिन बाद कह रही है तो इत्तेफाक था, लेकिन इत्तेफाक था, ऐसे कह रहे हैं कि वो जो मिले, हुड्डा साहब मिले, बिश्नोई मिले, तो वो एक इत्तेफाक था। लेकिन क्या ऐसा इत्तेफाक हो सकता है? सोनिया जी, इत्तेफाक भी तो खबर होती है ना, इत्तेफाक भी तो खबर रहती है। राम राम हुई ना बहुत दिन बाद, मुलाकात का अवसर मिला, फिर ये ताज होटल में रुके हुए थे चंडीगढ़ में, वहीं पर भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे, वहीं रुके हुए थे वो भी, जो कांग्रेस के मेन ऑब्जर्वर है। वहीं पर मिस्टर बंसल रुके हुए थे, जो प्रभारी है। उन्होंने ही कल अपने राहुल गांधी से इनकी बात कराई है फोन पर। और जो मेरी जानकारी आज आई है वो ये कि शाम को 5 बजे आज उनकी राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट भी फिक्स कराई है, अजय माकन ने खुद बात की।
अब डिपेंड ये करेगा कि अगर कहीं उन्होंने जिस तरीके की बातें आ रही है कि उन्होंने क्रॉस वोट ही कर दिया होगा, अगर उसके अलग मायने, और अगर उन्होंने क्रॉस वोट किया तो राहुल गांधी समय क्यों देंगे, फिर तो काम ही हो गया। तो क्या मजबूरी माने कुलदीप बिश्नोई फिलहाल कांग्रेस के लिए?